नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसर्च एनालिसिस रेगुलेशंस 2014। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इज एन important ingredient for making investment decisions. However, considering the volume and complexity of information, it would be difficult for an investor for analyzing and grasping the information. In this context, the research analysts play an important role. They study companies and industries, analyze raw data, and make forecasts or recommendations about whether to buy, hold, or sell securities. They analyze information to provide recommendations about investments in securities to their clients. Investors often view analysts as experts and important sources of information about securities they review and often rely on their advice. तो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें सही टाइम और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस चीज़ को फिर एनालाइज करना हमारे लिए थोड़ा सा हो जाता है डिफ़िकल्ट। लेकिन इस काम के लिए एक पर्सन है जो इस काम को थोड़ा सा और अच्छे से कर पाता है, जिसका नाम है रिसर्च एनालिसिस्ट, यानी कि हम लोग। ठीक है, तो हम लोग तो हमारा काम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो डाटा होता है, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, ठीक है, वो हम गैदर करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि आपके हमारे जो क्लाइंट है क्या उसे वो सिक्योरिटी को बाय करनी चाहिए या उसे होल्ड करके रखनी चाहिए या फिर उसको वो सेल करनी चाहिए। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं और वो जो एनालिसिस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसको थोड़ा सा और अच्छे से वो समझने की कोशिश करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि क्या उनको उस पर भरोसा करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें भी यहाँ पे करना ज़रूरी है कि हम अपने क्लाइंट को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो हमारा क्लाइंट है उसको अच्छे से समझ में आए। और और ये भी हमें, और अगर हो सके तो हमें ये भी बताना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से हमने उठाई है, मतलब कहाँ से हमने वो गैदर करी है, अगर पॉसिबल है तो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से ही कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। However, such advice from investment analysts is many times prone to conflicts of interest that may prevent them for offering independent and unbiased options. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक रिसर्च एनालिस्ट अपना अनबाइज्ड ओपिनियन नहीं दे पाता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो कहीं पे काम कर रहा है तो वहाँ पर उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि नहीं, आप अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट है आप इस तरीके से बनाओ और इसमें ये चीज़ आपको दिखानी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारी सेबी है, यानी कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने जारी करी हैं। सिंस द प्राइम ऑब्जेक्टिव is to protect investors and enhance confidence in the market, it is a major concern of regulatory authorities to identify and deal with conflicts of interest arising from the production and dissemination of research reports. Indeed, the efforts to address potential conflicts of interest affecting the production and dissemination of research by securities firms is truly a global one, with regulators in almost all developed market economics having proposed or implemented new rules for research related conflicts of interest. तो जैसे कि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अब वो चाहे वो रिटेलर हों, ठीक है, चाहे वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हों, उनके भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो उनमें से एक चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कुछ फेक रिसर्च रिपोर्ट मिल जाती हैं, तो वो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी है उसको ये भी देखना ज़रूरी है कि ऐसा उनके साथ ना हो। तो इसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो नए नए रूल्स लेके आती रहती है, ठीक है, ताकि उनका एक जो ट्रस्ट है मार्केट पे वो बना रहे। अगर इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर जो अथॉरिटी है वो अपना ट्रस्ट अगर नहीं बना के रख पाती है
इन्वेस्टर का मार्केट पे, तो वो मार्केट में आएंगे ही नहीं। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। Consensus globally is that a regulatory framework is required to ensure impartial report, to address conflict of interest, to improve governance standards, to minimize market malpractices, etc. सिंपल लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये जो चीज़ है वो एक ग्लोबल लेवल पर है, तो इसीलिए यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है, ताकि इससे क्या होगा कि जो गवर्नेंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जा सके और जो माल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो कम हो। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है IOSCO की, तो जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्रेस्क्राइब की गई हैं। अब ये जो रिपोर्ट है वो आई थी सितंबर 2003 में। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है mechanisms should exist so that illicit trading activities or financial interest do not prejudice their research and recommendations. Mechanisms should exist so that illicit research and recommendation are not prejudiced by the trading activities or financial interests or business relationships of the firms that employ them. Reporting lines for illicit and their compensation arrangements should be structured or to eliminate or severely limit actual or potential conflicts of interest. तो एक मैकेनिज्म होना ज़रूरी है ताकि जो रिसर्च एनालिसिस्ट है, जो एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है, उसकी जो रिसर्च है और जो रिकमेंडेशन है उसके साथ कोई पक्षपात ना हो। सेकंड, कई बार ऐसा होता है कि जिस फर्म में वो काम कर रहा है, मतलब जिस फर्म ने उसको एम्प्लॉय किया है, ठीक है, तो वो भी उसको प्रेशराइज करती है कि आपको रिसर्च रिपोर्ट ऐसे नहीं ऐसे बनानी चाहिए, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ भी ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर प्रेस्क्राइब की गई है। और फिर आगे है इसमें थर्ड पॉइंट में, और अगर इन केस अगर उनके ऊपर कोई आरोप वगैरह अगर लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो कंपनसेशन है, ठीक है, वो कैसे मिलेगा और वो एक्चुअली कैसे वर्क करेंगे और कैसे हम इन सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं एक रिसर्च एनालिसिस के जो राइट से रिलेटेड हैं उनको और ज़्यादा हम कैसे कम कर सकते हैं, ताकि ये जो एरर जो आ रहे हैं बार बार, ठीक है, और ये जो फ्रॉड होने के जो केसेस होते हैं उनको हम और कैसे हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्म्स दैट एम्प्लॉय एनालिसिस्ट शुड एस्टेब्लिश रिटर्न इंटरनल procedures or controls to identify and eliminate, manage or disclose actual and potential conflicts of interest on the part of analyst. The undue influence of issuers, institutional investors and other outside parties upon analysts should be eliminated or managed. Disclosures of actual and potential conflicts of interest should be complete, timely, clear, concise, specific and prominent. Analysts should be held to high integrity standards. Investor education should play an important role in managing analyst conflicts of interest. तो फर्म्स जो उन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, इनको जॉब देती हैं, उनको ये एक एक प्रोसीजर बनाना चाहिए ताकि एक रिसर्च एनालिसिस रिलेटेड जो उनके राइट्स हैं, ठीक है, उनको पहचाना जा सके और उससे रिलेटेड जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, उसको कम किया जा सके और उसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर होगा पूरा। फिर नेक्स्ट इसमें कि अगर एक रिसर्च एनालिसिस्ट के ऊपर अगर कुछ कोई प्रेशर डाला जा रहा है या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, अब वो चाहे वो इश्यूअर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, उससे उनको दूर रखना चाहिए। एक रिसर्च एनालिसिस्ट के जो भी राइट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो जितने भी उसके राइट्स हैं वो स्पेसिफिकली उसको बताने चाहिए, ठीक है। और एक एनालिसिस्ट का ये भी काम है कि उसे अपनी जो इंटेग्रिटी का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई रखना है, ताकि जो उनके ताकि उसके जो क्लाइंट है वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। और एक इन्वेस्टर को ये भी पता होना ज़रूरी है कि एक जो रिसर्च एनालिसिस्ट होता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। नेक्स्ट,
Accordingly, SEBI Research Analyst Regulation 2014 have come into existence. These regulations set forth requirements to foster objectivity and transparency in security research and provide investors with more reliable and useful information to make investment decisions. Some of the important provisions of these regulations are defined here. तो जो सेबी है तो उन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रखी हैं, तो अब हम उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट है हमारा रेगुलेशन थर्ड, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। ऑन एंड फ्रॉम द commencement of these regulations, no person shall act as a research analyst or hold itself out as a research analyst unless he has obtained a certificate of registration from the board under these regulations. तो एक पर्सन को हम एज ए रिसर्च एनालिस्ट हम तब तक नहीं मान सकते जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है। अब उसकी जो रेगुलेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये नीचे यहाँ पे बता रखा है। Provided that the investment advisors, asset management companies, proxy advisory service providers, and fund managers of alternative investment funds shall not be required to be registered under these regulations. तो ये सारे वो लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने की, यानी इन लोगों के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ कि इनके पास कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस providers and fund managers of alternative investment funds or their employees or directors who make public appearance or appear in public media for giving opinion on or recommendation on security or on public offers, or whose research report is circulated or distributed to public or general investors shall comply with chapter 3rd of these regulations. तो यहाँ पे ये जो लोग हैं जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, तो इन लोगों को जो चैप्टर थर्ड है इस रेगुलेशन का वो फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट रेगुलेशन है हमारा क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। An individual registered as a research analyst under these regulations and partners and representatives of an intermediary registered under these regulations offering research analysis services in securities shall have the following minimum qualification at all times: a professional qualification or postgraduate degree or postgraduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance, or actuarial science provided by a university which is recognized by University Grants Commission or by any other commission, council, board, body established under an act of parliament in India for the purpose or an institution, association affiliated with such university, or an institute, association, university established by the central government or state government in India, or autonomous institutes falling under administrative control of government of India. अब किसे हम एक रिसर्च एनालिसिस बोल सकते हैं, तो कोई भी अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई पार्टनर है या फिर कोई पर्सन किसी इंटरमीडिएटरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जो नीचे दे रखी हैं, वो मीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे बात कर रखी है कि कोई भी प्रोफेशनल हो, ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हो गया या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया, और फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, कैपिटल मार्केट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में और एक्चुरियल साइंस में, तो उस पर्सन को हम एक रिसर्च एनालिस्ट बोल सकते हैं। लेकिन अब ये जो कोर्सेज हैं, ठीक है, ये
उसने कर रखे हों कहाँ से, तो वो एक यूनिवर्सिटी हो सकती है, और वो उस यूनिवर्सिटी को एक मतलब परमिशन मिली हो कहाँ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, या फिर किसी और अदर कमीशन से, या फिर काउंसिल से, बोर्ड से, ठीक है, या फिर इसके लिए कोई अलग से एक बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया हो, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस यूनिवर्सिटी को एफिलेट करता है, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखा है, या फिर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके कंट्रोल में है, तो तभी हम उस पर्सन को बोल सकते हैं कि हाँ कि वो एक रिसर्च एनालिसिस्ट है, मतलब उसके पास वो क्वालिफिकेशन है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विच इज़ accredited by all Indian Council for Technical Education, National Assignment or Accreditation Council or National Board of Accreditation or any other council board body set up under an act of Parliament in India for the purpose, or professional qualification post-graduate degree, post-graduate diploma provided by a university, institution, association which is recognized, accredited by a foreign government or recognized, accredited by any corporate institute which has been created, recognized by such foreign government for the purpose. A graduate in any discipline or with an experience of at least 5 years in activities relating to financial products or securities or fund or asset or portfolio management. तो सेम एज यहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूट के यहाँ पे नाम बताए गए हैं कि अगर वहाँ से एक पर्सन ने अगर अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर वहाँ से उन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह अगर ले रखा है तो उसे हम एक रिसर्च एनालिस्ट हम बोल सकते हैं। तो सेम एज सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में भी यही है, लेकिन फोर्थ में यहाँ पे क्या है कि एक ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटीज और फंड और असेट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब उसके पास डिग्री तो है प्लस उसके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, 5 साल का। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ का होना चाहिए, मतलब वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड या फिर जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इक्विटी, डेरिवेटिव, इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एज ए रिसर्च एनालिस्ट और पार्टनर्स एंड representatives of intermediary registered under these regulations shall have at all times a NISM certification examination for research analyst is specified by board or other certification recognized by the board from time to time, provided that the existing research analyst seeking registration under these regulations shall ensure that their partners and representatives obtain such certification within 2 years from the date of commencement of these regulations, provided further that fresh certification must be obtained before expiry of the validity of existing certificate to ensure continuity in compliance with certification requirements. तो एक पर्सन अगर उसने NISM का अगर उसने एग्जाम दे रखा है रिसर्च एनालिस्ट का, तो उसे भी हम एक रिसर्च एनालिस्ट में बोल सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसकी एक वैलिडिटी होती है, तो वो 3 साल की होती है। तो जैसे ही आपको अगर पता है कि हाँ कि उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होने वाली है, मतलब वो एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले हमें कहते हैं एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन 8 कैपिटल एडिक्वेसी। रिसर्च एनालिस्ट विच आर बॉडी कॉर्पोरेट शैल हैव ए नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 25 lakh rupees। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रेगुलेशन, नेट वर्थ मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स reduced by aggregate value of accumulated losses,
Research analysts who are individuals or partnership firms shall have net intangible assets of value not less than rupees 1 lakh, provided that existing research analysts shall comply with the capital adequacy requirement within 1 year from the date of commencement of these regulations. तो जो भी रिसर्च एनालिसिस्ट एक बॉडी कॉर्पोरेट है यानी कि एक कंपनी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो नेटवर्थ है वो करीब 25 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है उसका जो मीनिंग है वो भी दे रखा है। नेटवर्थ मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और इसमें से हम अगर कम कर दें रिड्यूस्ड बाय एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो उसके बाद जो हमारा निकल के आएगा तो उसे हम बोलेंगे नेटवर्थ। और अगर मान लीजिए कोई रिसर्च एनालिस्ट एक पार्टनरशिप है या फिर कोई इंडिविजुअल है, तो उनके पास जो टेंजिबल असेट्स है वो करीब 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो जैसे ही आप एक रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हो तो उसके विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपको ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो या फिर आप एक फर्म हो तो।